हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। और ये न्यू कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज अ स्टोरी टाइप। लाइन बाय लाइन, स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन, इन्होंने एक नेचुरल सिलेक्शन की थियरी दी थी। वो थियरी कैसे हुई, उन्होंने ये थियरी कैसे लिखी और किस चीज़ को देख के लिखी, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपको एक शिप दिख रही है। अब ये शिप, इसका नाम है HMS बीगल, और इसे अपने बुक्स पे हाईलाइट कर लो या फिर एक जगह लिख लो बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब देखो 1831 में, कब की है ये? 1831 में, ईयर 1831 में ये आदमी दिख रहा है, ही इज चार्ल्स डार्विन और इनकी एज है 22 साल, दैट इज 22 ईयर्स ओल्ड। ये 22 साल के आदमी, दैट इज हिज नेम इज चार्ल्स डार्विन, इन्होंने HMS बीगल, अपनी जो शिप थी उसकी नाम थी HMS बीगल, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रैवलिंग की, बहुत वॉयज किया और 4 साल तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग चीज़ों को। अब 1835 में, आफ्टर 4 इयर्स, ऐसे करते करते शिप पे 4 साल के बाद वो कहाँ पहुंचे? ही रीच्ड गैलापागोस आइलैंड। वो कहाँ पहुंचे? गैलापागोस आइलैंड। और इसे भी आप अपनी बुक पे लिख के रखिए। तो गैलापागोस आइलैंड पे ये जब पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पक्षियाँ देखी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को देखा, बहुत दिन तक रुक के वहाँ पे, और तब जाके उन्हें एक चीज़ समझ आई। और उस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी एंड दैट बुक इज नेचुरल सिलेक्शन थियरी और दैट बुक इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो आपको याद क्या क्या करना है? चार्ल्स डार्विन, he was 22 years old in the year of 1831. On ship HMS Beagle, he voyaged for 4 years. Almost after 4 years, he reached the famous Galapagos Island. On that island, he observed many organisms, their behavior and everything, their life aspects and everything. So after this, he proposed a theory, that is natural theory of selection, and this theory was written in his book, that is the origin of species. आपको ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन अच्छे से याद रखनी है कि आगे जाके भी आपको काम आएगा, आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा। तो अब तो इन्होंने ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी। अब ये जानते हैं इस थियोरी में उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया, कौन से पॉइंट्स आए। सो इस थियोरी की बात करोगे तो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। जैसे आज भी आप देखते हो डॉगीज, कैट्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस एंड ऑल, सारे ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद अपनी जो जनरेशन है उसे बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे कर करके उन्होंने अपना पूरा पॉपुलेशन बनाया। तो यहाँ पे लिखा है प्रोलिफिकली, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। अब दे कम्पीट इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अब रिसोर्सेज कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और रिसोर्सेज कम है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ आती है? कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे हम जितने भी एनिमल्स इस धरती पे हैं, हम सब रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोलिफिकली, और अपने जीवन को जीने के लिए हम थ्रेटनिंग मैनर में, लाइफ थ्रेटनिंग, किसी को मार भी सकते हैं खुद जीने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है दे कम्पीट इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। समझे? जीवन भी किसी का ले सकते हो। जैसे आप एनिमल्स को देखोगे तो एनिमल्स क्या करते हैं? अपना अपना घर बनाते हैं, किसी का घर छीनने के लिए उन्हें वो मार देते हैं। तो ये ना कंपटीशन अभी भी बना पड़ा है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, हर जगह। सो आफ्टर दिस ओनली दोज सस्टेन व्हिच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। अब इस कॉम्पिटिशन में जो कमजोर है, जो वीक है, वो तो हार जाएगा और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आगे जाएगा, है ना? नेचुरल सिलेक्शन, और मतलब जो फिटेस्ट है उसका सिलेक्शन, मतलब जो सब चीज़ों से एकदम फिट है वो। जैसे कि समझो अभी एक एग्जाम्पल, अब एक ट्री है, ओके? अब इस ट्री पे ब्लू कलर के मॉथ है, मॉथ मतलब पता है ना, छोटे छोटे, चलो ब्लू बटरफ्लाई से समझ लो।
और यहाँ पे दूसरी मॉथ है। ओके, ये ब्लू कलर से। अब और ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, कुछ ब्लू के भी ज्यादा बना देते हैं। ओके, सो ये कलर के मॉथ्स है। ओके, अब क्या हुआ, समझो ट्री, अभी मेरे पास 2 ही मार्कर है कलर के, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट विथ ब्लू कलर ओनली। तो समझो ये ट्री जो है, ये ट्री ये बना है ब्लू कलर से। ओके, ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर है। अभी कोई पक्षी आई, समझो पक्षी आई, वो पक्षी को सबसे पहले क्या दिखेगा, जो ब्लू कलर के हैं वो तो ब्लू कलर के साथ छिप जाएंगे, जो ब्लैक कलर के हैं वही दिखेंगे। तो ये पक्षी हमेशा आएगा, एक को खा लेगा, फिर दूसरे दिन आएगा, दूसरे को खा लेगा, तीसरे दिन तीसरे को, और चौथे दिन चौथे को। एक एक करके वहां से सारे ब्लैक कलर के बटरफ्लाईज या मॉथ चले जाएंगे। अब बचा कौन, ओनली ब्लू वंस। तो यहाँ पे पता चला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है सबसे, जो अपने आप को मॉडिफाई कर चुका है एज पर द एटमॉस्फेयर, सस्टेन कर चुका है, वही सिलेक्ट होता है, वही होता है नेचुरल सिलेक्शन। जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, जिसमें सारी चीजें हैं, क्वालिटी है, वही सरवाइव करेगा, और सब सरवाइव करने वाले नहीं है। तो ब्लैक वाले क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए, और ब्लू वाले बच गए। इसलिए बचे क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर का उसका एनवायरमेंट था, और वो ब्लू खुद ही था, इसलिए वो बच गया। और वो तो ब्लैक था, वो फिट नहीं था इस एनवायरमेंट के लिए, इसलिए वो चला गया, वो एक्सटेंड हो गया। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने बोला कि सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जितने भी बचे हैं, जो सिलेक्ट हो गए, वो सिलेक्शन के बाद वो अपना अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, वो आगे की स्पीशीज अपनी क्वालिटीज के साथ जनरेट करते हैं। ठीक है, इन्होंने पूरी नेचुरल सिलेक्शन ऐसे दे दी। अब क्या हुआ, हर एक थियोरी को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं। वैसे ही नेचुरल थियोरी को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये सिर्फ पहला फैक्टर और आखिरी फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन या फिर इवोल्यूशन होता है। मतलब नेचुरल सिलेक्शन की जो आपने थियोरी दी है, इससे ही सिर्फ इवोल्यूशन होता है, ये सही नहीं है, समझे। डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है, और सब ने बोला कि सिर्फ यही नहीं है जिससे इवोल्यूशन होता है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं जिससे इवोल्यूशन होता है। तो इस चक्कर में इनकी थियोरी यहाँ पे चैलेंज हो गई, गलत। फिर सेकेंड में डार्विन ने ये नहीं बताया कि हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर यूजलेस और यूजफुल मॉडिफिकेशंस जो आते हैं, जो किसी काम के नहीं होते और कुछ कुछ काम के होते हैं, उसके बारे में नहीं बताया। मतलब कि म्यूटेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, समझो, म्यूटेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। फिर थर्ड, इन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि कुछ कुछ चीज़ें जो स्लोली हमारे बॉडी में चेंज हो रही है उसके बारे में, और कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत जल्दी हो जा रही है, एब्रप्ट एंड स्लो चेंजेस, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। तो ये 3 चीज़ों की वजह से उनकी थियोरी को पूरे तरीके से हाँ नहीं बोला गया, पूरे तरीके से उनकी थियोरी करेक्ट नहीं बोली गई, बट कुछ कुछ चीज़ें उनकी थियोरी में बहुत सही थी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक। So let's start with the next topic, that is Lamarckism. अब Lamarckism की थियोरी और डार्विन की थियोरी दोनों चीज एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही है, that is evolution. अब लेमार्क ने एक थियोरी दी थी, जिस थियोरी में उन्होंने डिसयूज और यूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताया। सो जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क, इन्होंने लेजीनेस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और इस चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया जिराफ का। अब जिराफ को आप देखोगे तो उसकी जो नेक होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और वो लंबी इसलिए होती है, इन्होंने ऐसा बोला कि वो लंबी इसलिए होती है क्योंकि वो ऊपर के लीव्स खाते थे। मतलब वो ट्रीज को, मतलब ऊपर अपने नेक को हमेशा ऊपर रखते थे और ट्रीज के ऊपर वाले लीव्स को खाते थे, और धीरे धीरे करके ऐसी ही हैबिट से उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, ऐसा उन्होंने बताया। और सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ तो पता है आप लोगों को, जो लोहार होता है, तो उन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया कि जो आयरन स्मिथ के जो शोल्डर्स होते हैं
उनके जो कंधे, उनका जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट हैमरिंग। हमेशा वो हैमरिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने लिया विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू। अब ईमू और ऑस्ट्रिच जो बर्ड्स हैं, हमें पता है कि वो फ्लाइटलेट्स हैं, वो उड़ नहीं सकती। तो इन्होंने बोला कि इनकी उड़ने की मतलब वो अपने विंग्स को कभी यूज नहीं करते थे, इस वजह से उनके विंग्स बहुत वीक पड़ गए और उनकी आगे की जनरेशन भी कभी भी फ्लाइट नहीं कर पाई, ऐसा उनका कहना था। फिर इन्होंने थर्ड एग्जाम्पल लिया डक के पैरों की। अब डक के पैर जो होते हैं वो मतलब सारे बर्ड्स के पैर ऐसे दिखते हैं और डक के पैर ऐसे दिखते हैं, इनके बीच में ऐसा होता है। अब इन्होंने बोला कि डक के जो पैर होते हैं ड्यू टू स्विमिंग हैबिट, वो हमेशा स्विम करती हैं, इसलिए उनके पैर स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड हो गए। ऐसे पैरों की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से स्विम कर पा रही हैं और ऐसे मॉडिफिकेशन हुआ। फिर उन्होंने स्नेक का एग्जाम्पल लिया और स्नेक के एग्जाम्पल में उन्होंने बोला कि स्नेक जो है उसके पहले पैर हुआ करते थे, उसके लेग्स थे, बट उन्होंने अपने लेग्स को खो दिया क्योंकि वो हमेशा बरो मतलब वो हमेशा बिल में रहते हैं, इसलिए हमेशा बिल से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, उसकी वजह से उन्होंने अपने पैरों को खो दिया, ऐसा उन्होंने बोला। अब इनकी थियरी बहुत ज़्यादा सही भी थी और बहुत ज़्यादा गलत भी थी। अब क्या चीज़ उनकी एक्सेप्ट हुई कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू एक्टिविटीज़, हाँ ठीक है, अपने ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कुछ कुछ एक्टिविटी करने से हमारे जीवन में पॉसिबल है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ और उसकी वजह से मेरा कोई भी पार्ट स्ट्रांग हो रहा है, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, ये पॉसिबल है, ये एक्सेप्ट किया। बट ये चीज़ मेरी आगे की जनरेशन में चली जाएगी, जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो चीज़ सही नहीं है, ये क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। अब कैसे सोचो, अगर कोई लोहार है, उसका बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा भी उसी लोहार की तरह बॉडी लेके, पैक्स लेके पैदा होगा क्या? नहीं होगा। उसके एब्स अभी से होंगे क्या? नहीं होगा, वो तो नहीं होने वाला। अब सेकेंड थिंग, अगर तुमने किसी ऑर्गेनिज्म की पूंछ काट दी, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे प्रूव करने के लिए एक मेल और फीमेल जो माउस थे उनको लिया, अब दोनों के टेल्स को काट दिया। टेल्स को काटने के बाद उनकी मेटिंग के बाद जो बच्चा हुआ उसका टेल था। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इनकी थियरी डिसअप्रूव हो गई। अब कैसे डिसअप्रूव हुई, अगर मैंने उसका टेल काटा तो इनकी थियरी के हिसाब से उनके आगे की जनरेशन में भी वो टेल कट जाना चाहिए था, बट वो टेल तो आया, तो इनकी थियरी इसलिए रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ जनरेशन ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, अपनी खुद की लाइफ में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिसयूज या यूज करता है, उसकी वजह से कोई ऑर्गन उनका बढ़ता है या कम होता है, वो डिपेंड करता है, वो होगा। बट इसी चीज का उनकी आगे की जनरेशन में पास होना, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई इट वाज disproved. This is lemmagism. Take a screenshot. So thank you for watching. Like, share and subscribe.